चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा डीएनए को जोड़ लिया था, डिजायर्ड जीन को वेक्टर से जोड़ा था, इतना ही तो हुआ था ना। आ जाओ, ध्यान से देखो, हम लोगों ने जब प्रोसेस स्टार्ट किया था, पहला प्रोसेस था हमारा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा था फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, फिर था हमारा बेटा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर था हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर, फिर था हमारा डिलाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल। इतना ही हो पाया था। आ जाओ, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। एक चीज बताओ, प्रोसेस का नंबर कौन सा है? 6। नेक्स्ट आएगा बेटा ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, या फिर मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, इसी को बोलते हैं बेटा। आ जाओ, कैसे ट्रांसफर करेंगे इस चीज को समझते हैं अपन। सुनो, जब अपन ट्रांसफर की बात करते हैं बेटा होस्ट सेल में, तो याद करो जब हम लोगों ने डिजायर्ड जीन बना लिया था, तो इस डिजायर्ड जीन को कल्चर कराने के लिए या इसकी कॉपी बनाने के लिए अपने को इसको कहां लेके जाना पड़ेगा? होस्ट सेल में लेके जाना पड़ेगा। तो जब अपन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं होस्ट सेल में ले जाने की, तो ये दो मेथड से चलता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आज आप दोनों को समझते हैं। देखो, जब इनडायरेक्ट मेथड की अपन बात करते हैं, तो इस इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है यहां पे जब भी आप डिजायर्ड जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में ले जाओगे या किसी भी एनिमल में ले जाओगे, तो यहां पे आपको वेक्टर यूज करने की जरूरत है। अगर वेक्टर यूज करके आप इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे डिजायर्ड जीन को किसी एनिमल में, तो उसको अपन नाम देंगे इनडायरेक्ट मेथड। और अगर विदाउट वेक्टर यूज करें, तो इसको क्या नाम दोगे आप? डायरेक्ट मेथड नाम देंगे। अब कैसे दोनों को ट्रांसफर करवाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से? आ जाओ, इसको समझते हैं। देखो, इनडायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया, किसको यूज करेंगे बेटा? यूज करेंगे किसका? वेक्टर का। याद करो, वेक्टर तो हम लोगों ने यूज किया था ना भाई। डिजायर्ड जीन को किस में ऐड किए थे? वेक्टर में या प्लाज्मिड में यूज किए थे। और जरूरी नहीं है हर समय डिजायर्ड जीन को आप प्लाज्मिड में ले जाएं या वेक्टर में ले जाएं। आप विदाउट प्लाज्मिड या विदाउट वेक्टर के भी डायरेक्ट हमारी जो जीन ऑफ इंसर्ट है उसको आप डायरेक्ट किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर विदाउट वेक्टर चलोगे तो ये क्या होगा बेटा? हमारा डायरेक्ट मेथड होगा। और वेक्टर के साथ जाएंगे तो उसको क्या नाम दोगे आप? इनडायरेक्ट मेथड नाम देंगे। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड अपन किस में जीन ट्रांसफर करा सकते हैं? प्लांट में भी करा सकते हैं, एनिमल में भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी करवा सकते हैं। ये तीन मेथड हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, यही तीन मेथड आपको याद भी रखना है। क्लियर? और अगर विदाउट वेक्टर चले, डायरेक्ट अगर ट्रांसफर करना हो, तो डायरेक्ट ट्रांसफर में हमारे 5 प्रोसेस आएंगे। जो सबसे पहली प्रोसेस आएगी वो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, फिर आती है हमारी माइक्रो इंजेक्शन, फिर आता है हमारा जीन गन जिसको बायोलिस्टिक भी नाम देते हैं। नेक्स्ट होता है केमिकल मेथड, और आखिरी होता है हमारा लाइपोसोम। ये 5 मेथड से अपने को डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करवाना है, और इनडायरेक्ट मेथड से 3 लोगों में जीन ट्रांसफर करवाएंगे, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया में। क्लियर? आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा अपन इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड जो चलेगी, ये किस में चलेगी? अपनी प्लांट में चलेगी। अब एक चीज बताओ, जब इनडायरेक्ट मेथड से चलोगे तो इसमें यूज करोगे प्लाज्मिड वेक्टर या नहीं? बोलो यार, क्या प्लाज्मिड वेक्टर यूज करोगे? अगर विदाउट प्लाज्मिड वेक्टर के चलें तो किस में जाएंगे? डायरेक्ट मेथड में चलेंगे। जब अपन प्लांट में चलते हैं बेटा, तो प्लांट के केस में एक अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं। बैक्टीरिया का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। बैक्टीरिया का नाम बोलो बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है बेटा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसी को अपन नाम देते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नाम देते हैं। क्या नाम देते हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को? नेचुरल जेनेटिक
इंजीनियर। अब क्यों नाम देते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइक्लाट प्लांट के लिए होता है, कभी मोनोकाट प्लांट के लिए नहीं होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा। ये लो, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसका होगा बेटा, डाइकाट प्लांट के लिए। और ये जो हमारी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होती है बेटा, एक डिजीज काज करती है। कौन सी डिजीज होती है बेटा, क्राउन गॉल डिजीज। कह रही कौन सी बीमारी काज करेगी बेटा, क्राउन गॉल डिजीज। और ये जो डिजीज काजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है। डिजीज काजिंग प्रॉपर्टी, जिसको नाम देते हैं अपन टी आई प्लाज्मिड। चलो अच्छा, प्लांट में जब चलते हैं बेटा, प्लांट में हमने क्या यूज किया है, बैक्टीरिया यूज किया है। कौन सी बैक्टीरिया यूज किए हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस। ये क्या होता है बेटा, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। किसका, मोनोकाट या डाइकाट का, मोनोकाट या डाइकाट, डाइकाट का। एक क्वेश्चन तो यही है डायरेक्ट, कि जो हमारी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होती है, किसका नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है, डाइकाट का होता है। अगर एक चीज बताओ, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, तो एक चीज बताओ, जीन ट्रांसफर हम करवाएंगे अपने आप होगा, बोलो रे, हम करवाएंगे अपने आप होगा, अपने आप होगा। और जहां पर भी जीन ट्रांसफर अपने आप होता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नाम देते हैं। क्लियर। डिजीज कौन सी काज करेगी बेटा प्लांट में, क्राउन गॉल डिजीज। और इसकी जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है। और इसकी जो प्लाज्मिड होती है बेटा, इस प्लाज्मिड का नाम होता है टी आई प्लाज्मिड। याद करो, यह नाम पहले भी आ चुका है। टी आई प्लाज्मिड क्या डिजीज काज करेगी बेटा, ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। याद आ रहा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट में क्या करवाएगी, क्या करवाएगी, ट्यूमर कास्ट करवाएगी। और ट्यूमर कास्ट करवाने का मतलब सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगा, इसी को तो नाम देते हो ना ट्यूमर। ये जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसफर डीएनए, और एक होता है वायरुलेंस रीजन। दो दो इसके पार्ट होते हैं बेटा टीआई प्लाज्मिड के, एक होता है ट्रांसफर डीएनए और एक होती है वायरुलेंस रीजन। ये दोनों क्या होते हैं, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। ये लिया बेटा हमने एक बैक्टीरिया, जिसको आपने नाम दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, राइट। बैक्टीरिया कौन सा लिए हैं अपन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया, इस बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होगी, प्लाज्मिड का क्या नाम होगा बेटा, टीआई प्लाज्मिड। क्या कास्ट करेगा, ट्यूमर कास्ट करेगा। इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, दो पार्ट होते हैं। एक होता है टी डीएनए और एक होता है वायरुलेंस रीजन। टी डीएनए का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए, और एक होता है हमारा वायरुलेंस रीजन। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। और ये हमने एक लिया प्लांट सेल, या फिर जिसको आप नाम देते हो होस्ट सेल, राइट। अब एक चीज बताओ, जब प्लांट सेल की बात करोगे तो कौन सा प्लांट लिया, डाइकाट या मोनोकाट, डाइकाट। कौन सा प्लांट है अपना, डाइकॉट। ये जो डाइकॉट प्लांट होता है ना, जब डाइकॉट प्लांट में इंजरी होती है, तो इसके इंजर्ड पार्ट से एक फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट होता है बेटा, जिसको अपन नाम देते हैं एसिटोसाइरिन गोन। ये लो, जब डाइकॉट प्लांट में इंजर्ड होती है या इंजरी होती है, तो इसके इंजर्ड पार्ट से जो केमिकल सिक्रेट होगी, क्या नाम दोगे इसको, एसिटोसाइरिन गोन नाम देंगे। कौन सा केमिकल सिक्रेट होगी, एसिटोसाइरिन गोन। और ये एसिटोसाइरिन गोन का जो रिसेप्टर होता है, ये प्रेजेंट होता है बेटा हमारे किसके पास, बैक्टीरिया के पास। रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है, हमारे बैक्टीरिया के पास। इसका मतलब ये एसिटोसाइरिन गोन आके किससे अटैच होगी, हमारे बैक्टीरिया से अटैच होगी। जैसे ही बेटा एसिटोसाइरिन गोन बैक्टीरिया के पास पहुंचती है, ये आके एक्टिवेट करती है बेटा वायरुलेंस रीजन को।
और जब वायरुलेंस रीजन एक्टिवेट होता है और इसी वायरुलेंस रीजन के पास प्रेजेंट होता है ढेर सारे ओपेरॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा। और आप भी जानते हो जो ओपेरॉन होते हैं इसका क्या काम होता है, प्रोटीन बनाते हैं। बोलो यार, ओपेरॉन कहीं पे पाए जाएंगे ये क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो प्रोटीन बनती है यहां पे, इस प्रोटीन का काम होता है बेटा कि ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। हेल्प करेंगे किसमें, टी डीएनए को ट्रांसफर करने में। ये लो, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए। क्लियर। अब क्या हुआ, हमने क्या बताया, प्लांट के डाइकाट प्लांट के इंजर्ड पार्ट से क्या सिक्रेट होगा, एसिटोसाइरिन गोन। वो एसिटोसाइरिन गोन किससे आके अटैच होगा बेटा, बैक्टीरियल वॉल से, क्योंकि उसका रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है, बैक्टीरियल वॉल से। किसको एक्टिवेट करेगी, वायरुलेंस रीजन को। वायरुलेंस रीजन एक्टिवेट होगी, इसके पास ढेर सारे प्रोटीन है, क्या बनाएगी बेटा, प्रोटीन बनाएगी। ये प्रोटीन किस में हेल्प करेंगे बेटा, टी डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। क्लियर। अब जैसे ही यहां पे एसिटोसाइरिन गोन आई, इस टीडीएनए का बेटा रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा इसका, रेप्लिकेशन। अब एक चीज बताओ, रेप्लिकेशन होगा, एक टीडीएनए से क्या ढेर सारी टीडीएनए बनेंगी। ये लो, यहां पे बनेगी बेटा हमारी टीडीएनए की एक कॉपी, जिसको आप नाम देते हो ट्रांसफर डीएनए। अब ट्रांसफर डीएनए के नाम से ही पता चल रहा है ये रुकेगा या ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा। ये बेटा टीडीएनए जाके तुरंत अटैच हो जाएगी किससे, डाइकॉट प्लांट से। ये लो, ये टीडीएनए कहां चली जाएगी, हमारे डाइकॉट प्लांट में। अब एक चीज बताओ, जब डाइकॉट प्लांट में हमारी टीडीएनए आएगी तो एक चीज बताओ, ये इस सेल का हमारे डीएनए होगा या फॉरेन आया है, फॉरेन आया है। एक चीज बताओ, क्या इस सेल का अपना खुद का जीन होगा या नहीं होगा, क्या खुद का डीएनए होगा या नहीं होगा, होगा। आ जाओ, ये हुआ हमारा होस्ट सेल का खुद का जीन। अब एक चीज बताओ, टीडीएनए हम लेके आए या अपने आप आया, अपने आप आया है। ये टीडीएनए अटैच होगा बेटा प्लांट के जीन से, और जैसे ही ये अटैच होगा, अटैच होने के बाद जो बेटा प्लांट की जीन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा यहां पे, मॉडिफिकेशन। और जब मॉडिफिकेशन हुआ तो एक चीज बताओ, ये मॉडिफिकेशन आपने किया या अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ। इसीलिए इसको क्या नाम दिया, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। कहां, मोनोकाट प्लांट में आया, डाइकाट प्लांट में आया, डाइकॉट प्लांट में आया। हमने अटैच नहीं कराया है, ये अपने आप अटैच हुआ। इसीलिए इसको क्या नाम दिया बेटा, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नाम दिया। क्लियर है। अब जैसे ही यहां पे मॉडिफाइड हुई बेटा, इस टी जीन के पास, या जो टी डीएनए होती है, इस टी डीएनए के पास एक जीन प्रेजेंट होती है। और ये जो जीन होती है बेटा, इस जीन को नाम देते हैं टी आई जीन नाम देते हैं। नाम को पकड़ो, आंसर तुम्हारे सामने लिखा गया है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये जो टी आई जीन होती है बेटा, ये दो दो चीजें बना के आपको देगी। एक तो बना के देगी ऑक्सिन, और एक बना के देगी साइटोकाइनिन। अब एक चीज बताओ, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का काम क्या होता है, सेल डिवीजन को बढ़ाना। ये दोनों क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगी सेल डिवीजन। क्या करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी। अगर सेल डिवीजन ज्यादा तो क्या होगा, ट्यूमर। प्लाज्मिड का नाम क्या था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लियर हुआ। अब ये ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बना, क्या ये बैक्टीरिया के काम आएगा, बैक्टीरिया के किसी काम में आएगा क्या, ये कभी काम नहीं आएगा। तो तुमको क्या लग रहा है, बैक्टीरिया का ये काम था कि चलो प्लांट में चले ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनवाए। बैक्टीरिया कभी नहीं बनवाएगी बेटा। बैक्टीरिया का अपना खुद का मतलब था। ये जो बैक्टीरिया आके अटैच हुई टीडीएनए, उसका ये टारगेट नहीं था चलो प्लांट में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन बढ़वाते हैं। उसका काम था एक केमिकल सिक्रीट करवाना, और वो जो केमिकल बेटा प्लांट से सिक्रीट होता है, वो केमिकल होती है ओपाइंस। ये जो ओपाइन सिक्रीट हुई बेटा, इस ओपाइन को बैक्टीरिया यूज करता है बेटा किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अब बताओ, बैक्टीरिया का मेन टारगेट क्या था बेटा, ओपाइंस का बनाना।
क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए था। तो बैक्टीरिया ने न्यूट्रिशन को पाने के लिए क्या सिक्रेट करवाया, ओपाइन सिक्रेट करवाया, जिसके वजह से उसको न्यूट्रिशन मिल सके। उसका ये टारगेट नहीं था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिक्रेट करवाते हैं जिससे सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे अपन प्लांट में ट्रांसफर करेंगे? जैसे ही बेटा प्लांट में ट्रांसफर करने की बात आएगी तो कौन से बैक्टीरिया यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस। क्या नाम दिया इसको? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नाम दिया। किसका? मोनोकाट या डाइकाट का? डाइकाट का। क्यों नाम दिया? क्योंकि हमने जीन अटैच किया, ये अपने आप अटैच हुआ, अपने आप अटैच हुआ। कौन से डिजीज काज करेगी बेटा प्लांट में? क्राउन गॉल डिजीज। एक चीज बताओ, डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट है? क्या उसके वेक्टर में प्रेजेंट है? वेक्टर में है तो कौन से प्लाज्मिड में प्रेजेंट है? टीआई प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर कहां करवाएगी? मोनोकाट या डाइकाट में? डाइकाट में। क्लियर? अब क्या होगा बेटा, जैसे ही प्लांट में इंजरी होगी, मोनोकाट या डाइकाट प्लांट? डाइकाट प्लांट। इंजर होगी, कौन सी केमिकल सिक्रेट होगी बेटा? एसिटोसाइरिनगोन। केमिकल का नाम बोलो। एसिटोसाइरिनगोन। किसका रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के पास। किसके पास है? बैक्टीरिया के पास। कौन सा बैक्टीरिया? हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस। ये एसिटोसाइरिनगोन जाके कहां अटैच होगी? अपने रिसेप्टर से। और रिसेप्टर से एक्टिवेट होते, अटैच होते ही क्या एक्टिवेट होगा बेटा? वायरुलेंस रीजन। वायरुलेंस रीजन जो है बेटा, इसके पास क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे ओपेरान। एक चीज बताओ, क्या ये ट्रांसफर डीएनए को ले जा रहा है? ट्रांसफर डीएनए को ले जाने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब टी, हमारा टी डीएनए जाएगा अगर वायरुलेंस रीजन है तब जाएगा। अगर वायरुलेंस रीजन हटा दें तो क्या टी डीएनए जा पाएगा? क्या कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनेगी नहीं। और प्रोटीन नहीं बनेगी तो एक चीज बताओ, फिनोलिक कंपाउंड हमारा आ भी जाए तब भी हमारा टीआई प्लाज्मिड तो एक्टिवेट होगा ही नहीं। और एक्टिवेट नहीं होगा तो कभी टीडीएनए नहीं जाएगी। इसलिए वायरुलेंस होना, रीजन का होना कंपलसरी है। क्लियर? ये जो प्रोटीन बनाएगी बेटा वो क्या करेंगी? टीडीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगी। और जैसे ही बेटा टीडीएनए का ट्रांसफर होना शुरू होगा, सबसे पहले क्या होगी? रेप्लिकेशन। ये टीडीएनए किस में जाएगी बेटा? डाइकॉट प्लांट के सेल में जाएगी। वहां के उसके डीएनए से या उसके जीन से क्या करेगी बेटा? अटैच होगी। हम अटैच करेंगे या अपने आप अटैच होगी बेटा? अपने आप अटैच होगी। इसलिए इसको क्या नाम दिया? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नाम दिया। और यहां पे जैसे ही बेटा हमारी टी डीएनए और होस्ट का जीन दोनों अटैच होंगे तो क्या ये हमारी मॉडिफाइड जीन बनेगी। इस मॉडिफाइड जीन के पास बेटा हमारी एक जीन प्रेजेंट होती है, इसको नामते हैं टीआई जीन, जो क्या सिक्रेट करवाएगी बेटा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये क्या करेंगे बेटा? सेल डिवीजन बढ़ा देंगे। इसीलिए क्या नाम दिया इसको आप? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नाम दिया। क्या करवा रही है बेटा? ट्यूमर कास्ट करवा रही है। किसमें कास्ट करवा रही है? डाइकॉट प्लांट में। क्लियर? और साथ ही साथ कौन सा केमिकल सिक्रेट करवाएगी बेटा? ओपाइंस। ओपाइंस किसके लिए बेटा? बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के लिए सिक्रेट करवाता है। क्लियर हुआ? ये मेथड होती है बेटा हमारे प्लांट में ट्रांसफर करने की। लेकिन जब किसी प्लांट में हम अपन टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब अपने को सेल डिवीजन ज्यादा करवाना होता है, शर्त यह होती है कि आप पहले इसकी जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है, जो क्राउन गॉल डिजीज काज कर रहा है, वो अपन पहले इनएक्टिवेट कर देते हैं। और इनएक्टिवेट कर दिया। एक चीज बताओ, किसी प्लांट में ले जाके आप सेल डिवीजन बढ़ाना चाहते हो तो सेल डिवीजन बढ़ाने का दो तरीका है। या तो आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन खुद दो, बोलो, या तो आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन खुद देना शुरू करो। लेकिन आपके पास वो तो लिमिटेड है भाई। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपके पास लिमिटेड है, लेकिन क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस लिमिटेड है क्या? बैक्टीरिया तो आपके पास बल्क में अवेलेबल है ना? प्लांट में ले जाओ, लेकिन उसको क्या करो? पहले उसकी डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हटा के तब ले जाइए। क्या उस प्लांट सेल में अपन सेल डिवीजन बढ़ा सकते हैं? ये होती है बेटा मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। इनडायरेक्ट मेथड से किसमें ले गए? प्लांट में। एक चीज बताओ, प्लांट में डायरेक्ट लेके गए, प्लाज्मिड यूज किए हैं? प्लाज्मिड यूज किए। कौन सा मेथड हुआ हमारा? इनडायरेक्ट मेथड हुआ। क्लियर है? आ जाओ, नेक्स्ट आता है बेटा एनिमल में कैसे जीन ट्रांसफर करते हैं। आ जाओ, प्लांट के बाद एनिमल। चलो, जब एनिमल में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, प्लांट में जब अपन ट्रांसफर करते हैं जीन ट्रांसफर, तो प्लांट में जीन ट्रांसफर करना आसान होता है एज कंपेयर टू प्लांट।
सॉरी एज कंपेयर टू एनिमल, प्लांट में जीन ट्रांसफर करना आसान होता है। उसका रीजन, प्लांट की जितनी भी सेल होती हैं बेटा, सारी की सारी सेल टोटीपोटेंट होती हैं। प्लांट की जितनी भी सेल होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं। लेकिन ह्यूमन में बेटा या एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट और हमारी स्टेम सेल टोटीपोटेंट होती हैं। आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। ग्राफ्टिंग तो सबने किया होगा यार बचपन में, नहीं किया? ये हो ना? अबे ये तुमने नहीं किया, तुम गरीब आदमी, तुमने प्लांट देखा भी है कभी? हैं, ये देख ये प्लांट है, ठीक है, समझ गए? हाँ तो ऐसे भिखारियों की तरह क्यों कहती है हाँ सर, मेरे इसको उम्मीद ना, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक काम करो, यहां से प्लांट में कट लगाओ, ठीक है, और कट लगा के एक काम करो बेटा, इसके ऊपर आप केमिकल देना शुरू करो। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे यहां से रूट निकलना शुरू होती हैं। देखियो, छोड़ो वो भी हटा देते हैं। एक दूसरे प्लांट को ले आके यहां पे जोड़ दो, वो भी किए होगे, है ना? जब यहां पे प्लांट पे अटैच कर दोगे बेटा, कुछ समय के बाद ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। इसको ले जाके आप इतने पार्ट को दूसरी जगह प्लांटिंग कराओ, नया प्लांट बनता है। एक काम करो, इंसान को पकड़ो। इंसान का नहीं पकड़ना है बदतमीजों, में कंटाप मारूंगा। सुनो, एक इंसान को पकड़ते हैं, अपना झिंगोली और ये रहा हिंगोली, ठीक है, चलेगा ना? हाँ वेरी गुड सर। एक काम करो, इसका हाथ काटते हैं, यहां से काटे, नहीं काट दें? कम वक्त, तो अगर तुम्हारा काटा गया, तुम्हारा जो दहेज मिलने वाला वो भी चला जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करो, इसका हाथ काटते हैं और इसके हाथ को काट के वहीं पे जोड़ देते हैं। क्या यहां से नया झिंगोली पैदा होगा अपना? देख के पता चलेगा। तेरा काटे है, ओ झिंगोली था, तू हिंगोली है, या खरास की गोली, ठीक है। एक चीज बताओ, तुमको लग रहा है नया इंसान पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। ट्राई तो किए होते कभी? ट्राई तो किए होते, मैंने तो ट्राई किया है, अपनी वाइफ अपने बच्चे पे। वाइफ को मैंने ट्राई किया, बच्चा पैदा हुआ। अजीब बात कर रहे हैं, किस पे ट्राई किया? चलो, हमने बताया जो एनिमल होते हैं बेटा, एनिमल में सिर्फ और सिर्फ टोटीपोटेंट सेल क्या होता है, जाइगोट और स्टेम सेल। लेकिन प्लांट में सारे के सारे सेल क्या होते हैं बेटा, टोटीपोटेंट होते हैं। आप जहां से चाहो वहां से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो एक चीज बताओ, प्लांट में जीन ट्रांसफर आसान होगा या एनिमल में? प्लांट में आप जहां से चाहो वहां से जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन एनिमल में नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जीन ट्रांसफर इन एनिमल मच मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट। ये लो, इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आसानी से आप यहां पे कभी भी जीन ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी जानते हो बेटा, एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं बेटा, only zygote and stem cell are टोटीपोटेंट सेल। देखो टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं, जो बच्चे नहीं जानते, है ना? एक टोटी ले लो, उसकी पोटेंशियल चेरो हुई होती है टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। टोटीपोटेंट का मतलब होती है इमेच्योर सेल से एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, उसी को क्या नाम देते हैं, टोटीपोटेंट सेल। एक चीज बताओ, एक इंसान बनाने के लिए एक जाइगोट ही काफी है? बोलो यार। और एक अगर जाइगोट बन गया तो उससे एम्ब्रियो के सारे आर्गन बनाने के लिए स्टेम सेल ही काफी है। यही तो दोनों पढ़ के आए थे ना अपन। आ जाओ ध्यान से देखो बेटा, यहां पे अपन दो चीज लेंगे, एक हमने लिया स्पर्म और एक लिया ओवम, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब भी इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ था बच्चा पैदा हुआ था? बोलो, अबे कम वक्त तो जाइगोट पैदा हुआ था। अजीब बेवकूफ हो यार तुम लोग, है ना? क्या बनेगा यहां पे,
जाइगोट बनेगा। एक चीज बताओ, जाइगोट बना। अब इसी जॉडी को, जाइगोट को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जो कैरेक्टर आपको बच्चे में देना है जाइगोट में ही सारे दे दो। इससे पहले नहीं दे सकते थे, क्योंकि स्पर्म को देते पता नहीं एक्स को देते या वाई को देते, फर्टिलाइज कौन सा होता हम डिसाइड कर ही ना पाते। पता चला इधर एक्स को दे दिया, जिस एक्स को दिया वो एक्स छोड़ के दूसरे के पास चली गई, वो ऑलरेडी छोड़ के गई हुई थी। क्लियर है। इसलिए जब जाइगोट बनेगा बेटा, जैसे ही जाइगोट बनेगा, अब इसको आप क्या दोगे, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवाओ एनिमल में। और जैसे ही डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेटा, लेकिन यूज क्या करेंगे यहां पे, रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। याद करो हमने क्या बताया था, एक हमने प्लाज्मिड बताया था, रेट्रोवायरस। अगर आपको एनिमल में कोई भी जीन ट्रांसफर करना है तो कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे अपन, रेट्रोवायरस प्लाज्मिड यूज करेंगे। तो रेट्रोवायरस प्लाज्मिड को यूज करके उस डिजायर्ड जीन को कहां लेके आएंगे अपन, जाइगोट में लेके आएंगे। और जाइगोट की जब ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और याद करो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के दो तरीके थे अपने, या तो अपन 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर कर दें या तो 16 सेल स्टेज तक ट्रांसफर करें। 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर करोगे तो फाइलोपियन ट्यूब में, और 16 तक गए तो यूट्रस में। क्लियर। तो यहां पे जब अपन बेटा एम्ब्रियो बनवाते हैं ना, और वो भी डिजायर्ड जीन लेके आ रहे हैं कोई बाहर से जाइगोट में डाल के, तो शर्त ये होती है इसको आप यूट्रस में डालिएगा, तब जाके अपना कुछ प्रॉफिट होगा। और हो सकता है अगर आपने फाइलोपियन ट्यूब में रखा, तो फाइलोपियन ट्यूब में रखने के बाद 32 सेल स्टेज आते आते हो सकता है ब्लास्टोसिल कैविटी बनते बनते कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। इसलिए अपन एम्ब्रियो को कहां तक ले जाएंगे, 16 सेल स्टेज तक ले जाएंगे। और अगर ये 16 सेल स्टेज तक ले गई तो कहां लेके जाओगे बेटा, इसको अपन यूट्रस में लेके जाएंगे। और जब यूट्रस में लेके जाओगे, एक चीज बताओ, क्या अब ये नेचुरल बेबी पैदा होगा या जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। क्योंकि यहां जो जीन आए थे बेटा जाइगोट बना था, अगर यहां से डायरेक्ट पैदा हो जाता तब तो नॉर्मल होता, लेकिन हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है, डिजायर्ड जीन। कौन सा डिजायर्ड जीन, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है। तो यहां से जो बनने वाली ऑर्गेनिज्म होगी उसको क्या नाम दोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को नाम देते हैं बेटा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। क्लियर। और हमारा जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल बनाया गया था, सुपर माउस बनाया गया था बेटा, और उस सुपर माउस में ग्रोथ हार्मोन के जीन डाले गए थे। ये चेक करने के लिए कि सब चूहों का थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका ज्यादा बड़ा करवाते हैं, बॉडी की साइज। ठीक है, ये अलग ही दुनिया में खुश रहता है। क्या चल रहा है यहाँ पे, बच्चा पैदा कर, मैं कंटा मारूंगा ना, बच्चा पैदा कर रहे हैं सर, इसी ख्वाब में अभी तक घूमा हुआ है, बच्चा पैदा हो रहा है, हमारे भी घर खुशखबरी आएगी, मिठाई हम भी बांटेंगे, लेकिन शर्त होनी चाहिए खुशखबरी तेरी वजह से आए तब। ठीक है, तू तो यहाँ है, आ जाओ। कुछ समझ में आया क्या, अगर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो डिजायर्ड जीन को कहां इंट्रोड्यूस करोगे, या तो जाइगोट में या तो स्टेम सेल में। इसके वजह से जो हमारा बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या नाम दोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी नाम देते हैं। याद रखना ये पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन था, सुपर माउस, जिसके अंदर कौन से हार्मोन थे बेटा, ग्रोथ हार्मोन। अगर आपको भी कोई डिजायर्ड जीन ऐसा मिले जो आप चाहो किसी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहो, है ना, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए वो क्लिनिकली टेस्टिंग होनी चाहिए। अब पता ऐसा नहीं कुत्ते वाला जीन ले आके इंसान में घुसा रहे हो, अब पता चला इंसान पैदा होगा वो ठीक है, लेकिन वो पैर उठा के अगर यूरिनेशन करने लगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। जब भी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया जाता है, ये देख के किया जाता है कि आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं है। क्लियर है। जैसे आपने अभी न्यूज देखा हो बेटा, कुछ समय और रुकिए, बच्चा अब डायरेक्ट लैब में पैदा होगा। दिवाली अभी होली का उतरा नहीं तुम्हारा है? कौन सा ब्रांड पी ली थी जो उतारने के लिए आइसक्रीम खानी पड़ी, सस्ते वाले 65 रुपए वाला।
पौवा पी लेती है। अच्छा, इसकी शक्ल भी पौवा वाली है ना, कि ठेके के सामने तीन चार लोग साथ बैठ जाती है ऑटो वालों से, चलो 10 रुपए हम मिला दे, 10 तुम मिला दो, एक एक ढक्कन सब मार लेंगे। सुनो, अभी जैसे आपने न्यूज देखा हो, तो हमारे कुछ कंट्री ने ऐसा दावा किया है कि अब बच्चा डायरेक्ट लैब में पैदा होगा, उसके लिए दो कपल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये देखने के बाद न्यूज हमारा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। अगर तुम बच्चा लैब में पैदा करा दोगे तो हम इतने दिन से जो चिल्ला रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या मतलब हुआ? हमारे बच्चे इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। आ जाओ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें मत करना है। नहीं बेटा, ये जीन थेरेपी का एप्लीकेशन नहीं, वो अलग होता है। जीन थेरेपी में करना क्या चाहते हो तुम, पहले ये बताओ। सीवियर कंबाइंड, हाँ, जब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी को अगर आप ट्रीट करना चाहते हो, तो पहला सर तो ये है, या तो आप यहां से लेके आओ, लेकिन आपको यहां पता कैसे होगा कि इसके अंदर ये बीमारी है SCID वाली? ये तो आपको पता ही नहीं है ना, सीधा सीधा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यहां पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? अबे तुमको क्या पता जो बच्चा पैदा होगा वो उसके अंदर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होगी? ये तो हमें नहीं पता है ना, पैदा होने के बाद पता चलेगा। और पैदा हो गया तब कहां इंट्रोड्यूस करवाओगे? अब तो नहीं हो सकता ना। अब एक ही चीज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? चलो, ये हुआ बेटा एनिमल में। अब आता है नेक्स्ट बैक्टीरिया में। चलो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेटा। चलो ध्यान से देखो, जब अपन बैक्टीरिया में लेके चलते हैं बेटा किसी भी डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो बैक्टीरिया में ले जाने के लिए पहले एक चीज पता होना चाहिए, जो हमारी डीएनए होती है बेटा, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होती है। डीएनए क्या होती है बेटा? हमारी हाइड्रोफिलिक होती है। और याद रखना, जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो डीएनए हमारी क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो क्रॉस करवाने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? ये लो, अपन ने एक छोटा सा ट्यूब लिया, राइट, और ये वही ट्यूब है बेटा जिसमें अपने को बैक्टीरिया के अंदर क्या ले जाना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले जाना है। तो एक चीज बताओ, इस ट्यूब के अंदर अपन क्या ले लेंगे? सबसे पहले बैक्टीरियल सेल लेंगे। इस बैक्टीरियल सेल में आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाना है? बोलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करवाना है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो शर्त यह है कि जो अपन बैक्टीरिया लेंगे उसके अंदर पहले से कोई वेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर वेक्टर है तो क्या आप बाहर से कोई वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे? क्या नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले इस बैक्टीरियल सेल को एक काम करो बेटा, एक एंजाइम दो, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम दोगे, जब लाइसोजाइम दोगे तो क्या ब्रेक होगा? इसका सेल वॉल ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा बेटा? सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा। और साथ ही साथ यहीं पे एक डालेंगे अपन डाई वैलेंट कटायन, राइट, और वो भी डाई वैलेंट कटायन जो यूज करते हैं वो होती है हमारी कैल्शियम आयन। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर लाइसोजाइम डाल दिया, हमारे क्या टूट गए? सेल वॉल टूट गई। एक काम करो, एक और डालते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ देते हैं। कौन सा एंजाइम डालोगे? लाइपेस। लाइपेस डाले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी। अब एक चीज बताओ, अगर आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों तोड़ दिया तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके कहां जाओगे फिर? बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट गई, सेल मेम्ब्रेन टूट गई, अब उसमें ले जाने का कोई मतलब होगा? कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं है। तो शर्त यह है कि सर एक काम करते, ऐसा तोड़ते हैं सिर्फ पोर्स क्रिएट हो, जिससे बस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री हो जाए। अपना टारगेट ये नहीं कि सेल वाला सेल मेम्ब्रेन पूरा हटा दे, टारगेट ये है कि सिर्फ पोर्स क्रिएट हो जाए, जिससे क्या अंदर चला जाए? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? लाइसोजाइम डालेंगे डाइवेलेंट कटायन के परजेंस में। तो जब लाइसोजाइम आप डालोगे डाइवेलेंट कटायन के परजेंस में, तो यहां पे क्या करेगा बेटा? ये छोटा सा पोर क्रिएट करेगा, वो भी सेल वॉल पे।
और टारगेट ये है कि सर सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करवाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब हीट शॉक ट्रीटमेंट करवाएंगे। और हीट शॉक ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया है बेटा, इसको करवाएंगे अपन 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां क्या रखा होगा बेटा, क्या होगा, आइस क्यूब। कमबख्त तो दारू बाजो, तुमको तो पता होना चाहिए रे, ये आइस क्यूब है। डेली बोतल में डालते हो, गिलास में डालते हो, फिर भी नहीं पता। ये लो, ये हमने बेटा यहां आइस क्यूब रखी है, तो टेम्परेचर कितना है यहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एक काम करो, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा, अब यहां से उठाओ और इसको सडन लेके जाओ बेटा 42 डिग्री सेल्सियस पर। अचानक से उठा के ले जाना है, ये नहीं कि सर कहां 1 किलोमीटर आगे। जहां पे आप पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक हमारा आइस क्यूब में रखा हुआ है ट्यूब, और एक बगल में हमारा 42 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है। यहां से आइस से उठा के तुरंत रखना है इसको कहां पे, 42 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। तो जैसे ही इसको बेटा 42 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओगे, यहां क्या क्रिएट होने लगेंगे बेटा, पोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हीट शॉक आप दोगे बेटा, तो हीट शॉक देते ही जो हमारी बैक्टीरियल सेल नॉन कॉम्पिटेंट थी, वो कैसी हो जाएंगी, अब कॉम्पिटेंट सेल हो जाएंगी। क्लियर है। इसको हमने कितने टेम्परेचर पे लेके गए हैं बेटा अपन, ये लो 42 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे बॉइल्ड वाटर था बेटा, जिसका टेम्परेचर कितना था हमारा, 42 डिग्री सेल्सियस। अब वो भी सडन लेके जाओगे, वेट नहीं करोगे बेटा, तुरंत उठाया, तुरंत का तुरंत कहां रख दिया आपने इसको, 42 डिग्री सेल्सियस पे। अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और अभी अचानक से कहां आ गया बेटा, 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक चीज बताओ, क्या बैक्टीरियल सेल पे हीट शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अरे बोलो रे, हीट शॉक लगेगा। अब जैसे ही हीट शॉक लगेगा बेटा, तुरंत की तुरंत सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में क्या क्रिएट होंगे, हमारे पोर्स क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे, पोर्स क्रिएट होंगे। और अगर एक बार पोर्स क्रिएट हो गया, तो अब हमारा क्या प्लाज्मिड जो हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं वो जाना आसान हो गया। तो एक ऑप्शन है, सर ऊपर से दबाते हैं अंदर चला जाएगा। कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे होता तो क्या होता, कैंची लेके काट के ले घुसड़ दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब यहां पोर्स क्रिएट हो गया, कुछ नहीं करना है, इसको फिर से उठाओ और लेके जाओ 0 डिग्री सेल्सियस पर। फिर से कितने पे लेके जाओ इसको, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लेके गए, फिर से एक नया हीट शॉक लगेगा। और फिर से हीट शॉक लगते ही ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अपने आप कहां चला जाएगा, हमारे बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा। क्लियर। जैसे ही आप इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे लेके गए बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी किसके पास लेके गए, आइस के पास लेके गए। तो यहां पहुंचते ही क्या होगा बेटा, एक नया हीट शॉक लगेगा, जिसके वजह से क्या होगी बेटा, हमारी ये पूरी की पूरी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए थी, कहां इंटर कर जाएगी, बैक्टीरियल सेल में इंटर कर जाएगी। इसी को नाम देते हैं मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। और जो प्रोसेस चली है, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हो बेटा, हीट शॉक ट्रीटमेंट नाम देते हैं। क्या बताया हमने, हमारी जो डीएनए होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कराओगे बेटा, बैक्टीरियल सेल को कहां रखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा, लाइसोजाइम। किसके प्रेजेंस में, डाइवेलेंट कैटायन कौन सी यूज करेंगे, कैल्शियम आयन, जो क्या क्रिएट करेगा, पोर्स क्रिएट। मैंने पहले ही बताया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तोड़ना नहीं है बेटा। अगर आपने तोड़ दिया तो इसको आप लेके कहां जाओगे, करता है। तो इसीलिए तो वो डाइवेलेंट कैटायन डाले हैं, जिससे डाइजेस्ट ना हो, सिर्फ पोर्स क्रिएट हो। हमने पहले ही बताया, हम चाहे तो लाइसोजाइम और लाइपेज डाल के सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों को खत्म कर देते हैं ना, पूरा का पूरा डाइजेस्ट करा देते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपका डाइजेस्ट हो गया, तो बचा क्या, अब तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल बचा, खाली आरएनए प्रोटीन, यही बचा ना। तो आपका टारगेट बैक्टीरियल सेल है या उसका आरएनए प्रोटीन है,
बैक्टीरिया का पूरा सेल। तो आप क्या करोगे बेटा, पोर्स क्रिएट कराओगे। इसीलिए तो लाइसोजाइम के साथ क्या लेके आए हैं, डाइवैलेंट कटायन, जिससे ये डाइजेस्ट ना हो, सिर्फ पोर्स क्रिएट हो। क्लियर। तो ये तो पोर्स क्रिएट करेगा सेल वॉल में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को भी तो पोर्स क्रिएट कराना है। और गलती से आपने बेटा लाइपेज डाल दिया, वो तो सेल मेम्ब्रेन गायब कर देगी। तो इसलिए अपन ने क्या किया बेटा, इसको कहां रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस से अचानक से उठा के सडन कहां लेके आए बेटा, 42 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप सडन 42 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे तो क्या लगेगा, हीट शॉक लगेगा। और हीट शॉक लगते ही बेटा जो हमारी बैक्टीरियल सेल नॉन कॉम्पिटेंट थी, अब वो क्या हो गई, बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट सेल हो गई। और अगर बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट हुई, इसका मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हुए। बोलो, अब पोर्स क्रिएट हो गया है, लेकिन हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है इसके अंदर। कुछ नहीं करना है, यहां से उठाओ, अचानक से फिर से कहां रखो बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब अचानक से फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे सडन लेके जाओगे, क्या फिर से हीट शॉक लगेगा। और हीट शॉक लगने की वजह से बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां चली जाएगी, हमारे बैक्टीरियल सेल में चली जाएगी। आपका टारगेट क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां लेके जाना था, बैक्टीरियल सेल में लेके जाना था, वो तो हो गया। और जो मेथड यूज किया वो कौन सा था बेटा, हीट शॉक ट्रीटमेंट था। लेकिन शर्त यह है, ये जब भी प्रोसेस होती है, मैंने बताया सडन, अभी आइस क्यूब में रखा हुआ है, तुरंत उठा के 42 डिग्री सेल्सियस पे रखिए, हीट शॉक तत्काल दिया जाता है, फिर वहां से उठा के तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस पे। इतना ज्यादा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, झटका लगने की वजह से या बहुत तेजी से टेम्परेचर चेंज करने की वजह से यहाँ पे हर समय क्या होगी बेटा, पोर्स क्रिएट होते रहेंगे। और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां चली जाएगी, बैक्टीरिया में चली जाएगी। ये 3 मेथड हुए। अब ध्यान से देखो, जब आप यहां पे आए एनिमल में, आपने एक प्लाज्मिड यूज किया, रेट्रोवायरस। बोलो, एक चीज बताओ, क्या आपका टारगेट था रेट्रोवायरस को ले जाना है, आपका क्या टारगेट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन लेके जाना है, लेकिन मजबूरी में रेट्रोवायरस से लाना पड़ रहा है। क्लियर। यहां क्या आपका टारगेट है प्लाज्मिड लाना, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को तो लाना है इसके अंदर, लेकिन क्या यूज करके लेके आ रहे हैं, वेक्टर यूज करके ले आ रहे हैं। कौन सा मेथड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड हुआ। क्लियर। लेकिन क्या हर समय हम इनडायरेक्ट मेथड से ले आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये था हमारा 3 मेथड इनडायरेक्ट में, एक प्लांट हो गया, और एक एनिमल हो गया, और एक बैक्टीरिया हो गया। क्लियर हुआ। आ जाओ, नेक्स्ट मेथड आएगी बेटा आपकी डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान से देखो, जब आप डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, तो एक चीज बताओ, डायरेक्ट मेथड में क्या आप प्लाज्मिड वेक्टर यूज करोगे या नहीं यूज करोगे, नहीं यूज करेंगे। अपन डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट किस में इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, टारगेट सेल में या होस्ट सेल में, जहां आपको ले जाना है। क्लियर। चलो, आज आप डायरेक्ट मेथड से चलते हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने 5 बताए। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। पहला क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रोपोरेशन करवाएंगे, तो ये रही बेटा अपनी टारगेट सेल, और इस टारगेट सेल में आपको क्या लेके आना है बेटा, डिजायर्ड जीन लेके आना है। यही तो लेके आओगे ना, ये रही हमारी डिजायर्ड जीन। तो एक चीज बताओ बेटा, डिजायर्ड जीन को अगर टारगेट सेल तक लेके आना है, आपके पास 2 मेथड था, या तो वेक्टर यूज करें या तो डायरेक्ट लेके आए। तो डायरेक्ट लाने के लिए इस डायरेक्ट यहां पे टारगेट सेल पे अगर डिजायर्ड जीन आप देना चाहते हो, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क। राइट, क्या देंगे इसको, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे बेटा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे टारगेट सेल में, यहां पे क्या क्रिएट करेगा बेटा, पोर्स क्रिएट करेगा। और ये जो पोर्स बनते हैं, ये टेम्परेरी पोर्स होते हैं, परमानेंट पोर्स नहीं होते हैं। आपने टारगेट सेल पे क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, और इलेक्ट्रिक स्पार्क देते ही इसके अंदर क्या, टेम्परेरी हमारे पोर्स क्रिएट हुए। जैसे ही बेटा पोर्स क्रिएट होगा, हमारी डिजायर्ड जीन कहां चली जाएगी, टारगेट सेल में, जहां पे हमें डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाना था। इस मेथड को आप नाम देते हो इलेक्ट्रोपोरेशन।
क्लियर है? टारगेट सेल को क्या देंगे अपन? इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, जिससे क्या क्रिएट करेगा? टेम्परेरी पोर्स क्रिएट करेगा। और टेम्परेरी पोर्स क्रिएट होते ही इसके अंदर किसका इंट्रोड्यूशन होगा बेटा? डिजायर्ड जिन का। मेथड का क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोपोरेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट आएगी बेटा, सेकंड हमारी आती है जीन गन या माइक्रो इंजेक्शन। चल बेटा, माइक्रो इंजेक्शन में क्या करेंगे? याद करो हम लोगों ने इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ा था, कुछ याद आया? बता क्या था? आईसीएसआई। तू बता बे झिंगोली। हाँ मुझे भी पता तू बोल रही है। हैं? आईसीएसआई? रुक गई सर गाड़ी। तू बता बे। बीपी? क्या वही तो? कहाँ? यूट्रस में? तू बोल। कहाँ? यूट्रस में? तो ओवम को कहाँ रखेंगे? इन विट्रो या इन वीवो? नहीं बोल रही है रे? नहीं, वो कह रहा है सर गलत बोल रहे हैं। आप बोलो। नहीं, ये क्या तरीका हुआ सही बोल रहे हैं मतलब? चल भाई तू बता फिर। वो कह रहा है वो गलत है, तू बता। मैं कंटाप मारूंगा बदतमीज के का। तूने कहा गलत है तो तू बता सही है। अच्छा इन वीवो है? कौन सी ब्रांड भी किया है बे? कह रहा है इन वीवो। वो इन विट्रो सही बताई है। उसने सही बताया है, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, गलत है। बदतमीज कहीं का। देखो, सीधा सीधा याद करो, आईसीएसआई में मैंने क्या बताया था? आईसीएसआई में स्पर्म को ओवम के डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंटर करवाना क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यही तो बताए थे ना। सेम वही मेथड बेटा हमारी माइक्रो इंजेक्शन में चलेगी। माइक्रो इंजेक्शन में जिस टारगेट सेल में आपको लेके जाना है बेटा डिजायर्ड जीन को, इस डिजायर्ड जीन के सीधा सीधा कहां पहुंचिए? अपने न्यूक्लियस पे। किसके पास पहुंचोगे? न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बताया था, जब भी इंजेक्शन दोगे हमेशा कहां दोगे बेटा? न्यूक्लियस में, क्योंकि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो यहां पे बेटा कुछ करना नहीं है, बस माइक्रो इंजेक्शन लो और उस माइक्रो इंजेक्शन में आप अपना भरिए डिजायर्ड जीन जिसको ले जाना है, और फाइनली इसको ले जाके इंजेक्ट कीजिए बेटा डायरेक्ट टारगेट सेल के न्यूक्लियस पे। मेथड का नाम होगा माइक्रो इंजेक्शन। लेकिन शर्त होगी, जो इंजेक्शन यूज करेंगे बेटा, या तो हमारी क्या होगी बेटा? वो माइक्रो पिपेट्स होंगी, या तो हमारी ग्लास निडल होंगी बेटा। ये जो हमारी इंजेक्शन होगी या तो माइक्रोपिपेट की बनी होगी या किसकी बनी होगी? ग्लास निडल्स की बनी होगी। इसको डायरेक्ट कहां इंट्रोड्यूस करवाओगे? न्यूक्लियस में। लेकिन शर्त ये होगी बेटा, यहां पे हाई प्रेशर के साथ लेके जाओगे। अगर आपको इस न्यूक्लियस तक डिजायर्ड जीन को लेके आना है तो हाई प्रेशर से इंजेक्ट करना पड़ेगा, और इंजेक्शन या तो माइक्रोपिपेट होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? ग्लास निडल होनी चाहिए। इस मेथड को अपन क्या नाम देते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। शर्त ये सिर्फ एनिमल में नहीं करा सकते बेटा, प्लांट में भी करा सकते हैं। लेकिन एक शर्त होगी, अगर आपको प्लांट में माइक्रो इंजेक्शन यूज करना है तो पहले आपको सेल वॉल रिमूव करना पड़ेगा। विदाउट सेल वॉल रिमूव किए आप किसी भी प्लांट सेल में माइक्रो इंजेक्शन को इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। आप प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कीजिए, आप आराम से माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, अगर कोई एनिमल सेल है तो वहां सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती है। तो यहां पर डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे बेटा न्यूक्लियस में। मेथड का नाम क्या होगा? माइक्रो इंजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आएगी बेटा तीसरी जो मेथड होती है हमारी। ध्यान से देखना, नोट्स में मैंने जितनी चीजें बताई वो डायरेक्ट लिखी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट आती है थर्ड मेथड, जिसको अपन नाम देते हैं जीन गन, या इसी को नाम देते हैं बेटा बायोलिस्टिक। ध्यान से देखो बेटा, जीन गन नाम को ही पकड़ो, सीधा सीधा क्या यूज करेंगे? अब गन यूज करेंगे बेटा। क्लियर?
अब ध्यान से देखो, जिस डिजायर्ड जीन को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है किसी के अंदर, इस डिजायर्ड जीन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? बुलेट में। छोटी छोटी बुलेट बनाएंगे, और ये जो बुलेट बनती है या तो गोल्ड की होती है या किसकी होती है बेटा? टंगस्टन की होती है, राइट। सबसे पहले डिजायर्ड जिनको किस में कन्वर्ट करेंगे? छोटी छोटी बुलेट में। और इस बुलेट की जो कोटिंग होगी वो किसकी बनी होगी? गोल्ड या टंगस्टन को। इस गोल्ड या टंगस्टन की जो बुलेट होगी बेटा, इसको ले जाके आप बम्बार्ड कराओ किसके ऊपर? टारगेट सेल पर। और जब टारगेट सेल पर ले जाके बेटा बम्बार्ड कराओगे, शर्त ये होगी हाई वेलोसिटी के साथ लेके जाना, तब जाके ये सेल को क्रॉस कर पाएगी। मेथड का नाम क्या होगा हमारा? जीन गन, या इसी को नाम देंगे बायोलिस्टिक। क्लियर? जिस आपको क्या करना है? डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कराना है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? बुलेट में। और ये बुलेट किसकी बनी होती है? गोल्ड या टंगस्टन की। इसको डायरेक्ट बम्बार्ड करवाएंगे किसके ऊपर बेटा? टारगेट सेल पे। लेकिन शर्त होगी कैसे ले जाओगे? हाई वेलोसिटी के साथ ले जाके बम्बार्ड करवाओगे, तो ये हमारी बुलेट सीधा टारगेट सेल को क्रॉस करके पहुंचेगी न्यूक्लियस में। मेथड का नाम क्या होगा हमारा? जीन गन या फिर बायोलिस्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड। देखो, जब अपन केमिकल मेथड की बात करते हैं, तो ये केमिकल मेथड में एक केमिकल यूज करेंगे बेटा, जिसका नाम होता है पॉली इथाइनिल ग्लाइकॉल। ये जो पॉली इथाइनिल ग्लाइकॉल होती है बेटा, इस जिस टारगेट सेल पे आप पॉली इथाइनल ग्लाइकॉल लगाओगे, वहां पे पोर्स क्रिएट करेगी, जिसके वजह से टारगेट सेल में आप डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। मेथड का नाम केमिकल मेथड। क्लियर है? कौन सा केमिकल यूज करेंगे बेटा? पॉली इथाइनल ग्लाइकॉल यूज करेंगे। और उसके बाद एक और मेथड होता है जिसको अपन नाम देते हैं लाइपोसोम। अब ये लाइपोसोम क्या होती है, आ जाओ समझते हैं। देखो, लाइपोसोम में क्या करेंगे? जिस डिजायर्ड जीन को आपको लेके जाना है टारगेट सेल में, इस डिजायर्ड जीन को बेटा आप एक बैग में पैक करो। बैग का नाम होगा लिपिड बैग। डिजायर्ड जीन को किस में लेके जाओगे? एक बैग में। जिस बैग का क्या नाम होगा बेटा? लिपिड बैग। लिपिड बैग का मतलब फैट साथ में जाएंगे। क्लियर है? डिजायर्ड जीन को लेके जाएंगे लिपिड बैग में, और ये लिपिड बैग जाके सीधा बेटा फ्यूज होगी किसके साथ? टारगेट सेल के साथ। और अगर टारगेट सेल पे हमारी लिपिड बैग फ्यूज हो गई, तो डिजायर्ड जीन किस में एंटर कर जाएगी? हमारे टारगेट सेल में। प्रोसेस का क्या नाम होगा अपना? लाइपोसोम। क्लियर हुआ? 5 मेथड डायरेक्ट। पहला कौन सा था हमारा? पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में डिजायर्ड जीन को टारगेट सेल पे ले जाने के लिए क्या देना होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क, जिसके वजह से क्या क्रिएट होंगे? पोर्स क्रिएट होंगे। परमानेंट है टेम्परेरी? टेम्परेरी। जब टेम्परेरी पोर्स क्रिएट होंगे तो डिजायर्ड जीन की एंट्री होगी। कौन सा मेथड होगा? इलेक्ट्रोपोरेशन। डायरेक्ट लेके या इनडायरेक्ट? क्या प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं? क्या डायरेक्ट डिजायर्ड जीन ले जा रहे हैं? मेथड कौन सा होगा अपना? डायरेक्ट, राइट। माइक्रो इंजेक्शन। कहां इसको इंजेक्ट करेंगे बेटा? टारगेट सेल के न्यूक्लियस में। कौन सी निडल यूज करेंगे माइक्रो इंजेक्शन में? या तो माइक्रोपिपेट या तो ग्लास निडल। क्या सिर्फ प्लांट में यूज कर सकते हैं या सिर्फ एनिमल में यूज कर सकते हैं? दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल में यूज करना है तो डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन प्लांट में यूज करना है तो सेल वॉल रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल को होते हुए कभी माइक्रो इंजेक्शन की एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? मेथड का नाम माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन। जिस डिजायर्ड जीन को टारगेट सेल में ले जाना है, किस में इसको कन्वर्ट करोगे बेटा? बुलेट में कन्वर्ट करोगे। बुलेट किसकी बनी होती है? या तो गोल्ड या तो टंगस्टन की। इसको डायरेक्ट बम्बार्ड किसके ऊपर कराएंगे? टारगेट सेल पे। हाई वेलोसिटी या लो वेलोसिटी से? हाई वेलोसिटी से। मेथड का नाम क्या होगा? जीन गन या बायोलिस्टिक। इसको कैसे ले जाएंगे? लो प्रेशर या हाई प्रेशर से? इसको हाई प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको हाई वेलोसिटी पे लेके जाएंगे। क्लियर? और उसके बाद केमिकल मेथड में कौन सी केमिकल यूज करते हैं? पॉली इथाइनिल ग्लाइकॉल, जो कि पोर्स क्रिएट करती है टारगेट सेल पर। नेक्स्ट आती है लाइपोसोम। डिजायर्ड जीन को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? लिपिड बैग में। और ये लिपिड बैग जाके किसके साथ फ्यूज होगी? टारगेट सेल से फ्यूज होगी। हमारी डिजायर्ड जीन इंटर कर जाएगी टारगेट सेल में। मेथड का क्या नाम होगा? लाइपोसोम। क्लियर? क्या हमारी डिजायर्ड जीन
या हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब होस्ट सेल में पहुंच गई? बोलो, अगर होस्ट सेल में पहुंच गई, अब शर्त ये, होस्ट सेल में पहुंचने के बाद अब क्या करवाएंगे? कल्चर। आ जाओ, बोल, किसका डाउट था? तेरा है? डाउट किसका था? कौन बोल रहा था इधर से? पता नहीं। अच्छा, किसी से पूछ लो डाउट किसका था, आधे बेचारे डर जाते हैं, नहीं मैं नहीं था। क्यों ऐसे? डाउट के नाम पे तुम लोग की हालत क्यों खराब हो जाती है? सर गलत बात है, आप डाउट के नाम पे बैंड बजा देते हो। चल भाई, कितने मेथड हो गए रे अपने? 6 मेथड हो गए। कह रहा 5 में तो मैं कंटाप मारूंगा। ये देख, ट्रांसफर चल रहा है ना? अच्छा, ट्रांसफर हो गया अपना? हाँ हो गया है। ट्रांसफर नहीं हुआ कम वक्त तो यहां तक पहुंचे कैसे? अबे जिस सेल में तुमको पहुंचाना था रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा या नहीं पहुंचा? आप क्या कराओगे? कल्चर करवाएंगे। आ जाओ, क्या होगा मेथड का नाम? सेवेंथ मेथड। बोलो, कौन सी मेथड है सेवेंथ? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट। डायरेक्ट लिखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट। चलो आ जाओ, समझते हैं। देखो, ये पूरी पहले भी मैं बात कर चुका हूं, आ जाओ डायरेक्ट वहीं से शुरू करते हैं। याद करो, हम लोगों ने एक लिया था बेटा सोर्स डीएनए, कुछ याद आ रहा है? ये एक हमने लोगों ने लिया था सोर्स डीएनए, और एक लिया था प्लाज्मिड वेक्टर। और जो प्लाज्मिड वेक्टर लिया था, जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। आप बताओ प्लाज्मिड कौन सी होगी? ये PBr322। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को क्या किया था हम लोगों ने? बोलो, कट किए थे। सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर। चलो बैम एस फर्स्ट यूज करो। जब बैम एस फर्स्ट कट करोगे तो सोर्स डीएनए से क्या बनेगी अपनी? बोलो, डिजायर्ड जीन बनेगी। क्या बनेगी? डिजायर्ड जीन। इंड कैसी होगी बेटा? स्टिकी इंड। क्या अगर इसकी स्टिकी इंड होगी तो क्या हमारे वेक्टर में भी स्टिकी इंड बना था क्या? बोलो, तो एक चीज बताओ, इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट। टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट हो गया। यानी क्या इसी को कट वेक्टर विथ स्पेस नाम दिए थे? बोलो, क्या दोनों के एंड कॉम्प्लीमेंट्री थे? क्या दोनों के एंड सेकेंड थे? क्या दोनों अटैच हो सकते हैं? एक चीज बताओ, ये सारा चीज अपन का करवा रहे थे एक मीडियम में। बोलो, इसी में हमने डीएनए भी डाल दिया था, इसी में हमने होस्ट सेल भी डाल दिया था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाल दिया, डीएनए लाइगेज डाल दिया। चलने दो अपने आप जो काम होने वाला है। हमें क्या पता क्या चल रहा है? भाई एक चीज बताओ, ये आपने बॉटल लिया, पीने वाला बोतल नहीं है रे, तुम जो समझ रहे हो दारूबाजो। इसमें हमने एक बैक्टीरिया डाल दिया। कौन सी बैक्टीरिया डालोगे? बोल, अबे कोई तो बैक्टीरिया बोल। मेरा कौन सा डालना है? डालना तुझे है, तू जान। कौन सी बैक्टीरिया? इकोलाई। मुझे भी पता था वही डालोगे, क्योंकि एनसीईआरटी वही डालती है। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया। जिस डिजायर्ड जीन को इकोलाई में डालना है वो भी डाल दो, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाल दो, और साथ ही साथ डीएनए लाइगेज डाल दो। ठीक है, अब एक कम वक्त हूं। चलो एक चीज बताओ, क्या कंडीशन आई होगी? क्या हमारा डिजायर्ड जीन इकोलाई में गया है नहीं गया है, आप जानते हो क्या? जानते हो? नहीं जानते? क्या रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना, ये आप जानते हो? नहीं जानते? क्योंकि सारा काम कहां हो रहा है बेटा? हमारे टायर टैंक के, हमारे इपेंड्रॉफ ट्यूब में हो रहा है। हम कुछ भी नहीं जानते, बस पॉसिबिलिटी जानते हैं। क्लियर?
आ जाओ। तो अगर आपने इसको कट किया तो ये तो समझ में आ गया, अगर कट किया होगा तो कोई बात नहीं, एगारोसियल बता देगा हमारा। अगर कटा होगा तो अपने आप अपने को पता चलेगा, सीधा सीधा इथिडियम ब्रोमाइड डालो, आपको क्या नजर आएगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड नजर आएंगे, काट के निकाल लो अगर कटा होगा तो। क्लियर है? तो यहां पे आपने क्या किया बेटा, अब इनको जोड़ने के लिए क्या डालोगे, बोलो यार, क्या डालोगे आप, डीएनए लाइगेज डालेंगे। लेकिन जब डीएनए लाइगेज डाला, इसकी क्या गारंटी है कि ये दोनों जुड़ेंगे ही, कोई गारंटी है नहीं। मैंने बताया था दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो जाए, बोलो, अगर वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गई तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट है एब्सेंट, प्रेजेंट, और साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, हमारी जो वेक्टर थी वो क्या हो गई बेटा, सेल्फ लाइगेट हो गई। वेक्टर क्या हो गई, सेल्फ लाइगेट हो गई। क्लियर? अब जब वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गई तो एक चीज बताओ बेटा, दूसरा एक और चांस भी तो है कि सर हमारे वेक्टर में क्या आके इंट्रोड्यूस हो जाए, बोलो, हो सकता है डिजायर्ड जीन की एंट्री हो जाए। और अगर डिजायर्ड जीन की एंट्री हुई तो एक चीज बताओ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट या एब्सेंट, बोलो यार, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट, एंट्री किसकी होगी इसमें, डिजायर्ड जीन की। ये लो, इसके अंदर क्या आ गया हमारा, डिजायर्ड जीन आया। अब एक चीज बताओ, जब ये डिजायर्ड जीन आया तो ये क्या होगी बेटा अपनी, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। ये कैसी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर कौन सी आई है हमको नहीं पता है। और उसी इप एंड ड्रॉप ट्यूब में आपने इकोलाई भी डाल दिया। क्लियर है? अब इकोलाई बैक्टीरिया जब डाला तो किस लिए डाला बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए। आ जाओ, ट्रांसफॉर्म करवाओगे किसके अंदर, इकोलाई में। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, इकोलाई में। तो ये बताओ, अब इकोलाई की तीन कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो ये कि इकोलाई के अंदर कोई आए ही ना, वेक्टर की एंट्री नहीं हुई। और अगर वेक्टर की एंट्री नहीं हुई तो ये क्या बनेगा हमारा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या बनेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कोई भी प्लाज्मिड हमारे इकोलाई में नहीं गई। अब जब इकोलाई में कोई भी हमारी प्लाज्मिड नहीं गई तो क्या नाम दोगे इस बैक्टीरिया को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी शर्त यह है कि इस इकोलाई बैक्टीरिया में हमारा जाए तो वेक्टर, लेकिन वो भी कैसा चला जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट जाए। और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट गया तो एक चीज बताओ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट होगी। टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट होगी। इसका मतलब ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बोलो। अबे ट्रांसफॉर्मेंट होगी, प्लाज्मिड तो आया ना, कोई भी प्लाज्मिड आए, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर डिजायर्ड जीन वाला वेक्टर नहीं आया है। तो पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी और क्या कहती है कि सर इस इकोलाई में क्या आ जाए हमारा, रिकॉम्बिनेंट वाली कंडीशन आ जाए। अब इसका मतलब ये जो वेक्टर आया होगा इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो, क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगी, क्यों नहीं होगी, क्या आ गया बेटा, डिजायर्ड जीन आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। तीन पॉसिबिलिटी है। अरे बोलो यार, आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट। क्यों रिकॉम्बिनेंट चाहिए, हम डिजायर्ड जीन को लेके आए प्रोडक्ट बनवाने के लिए ना, तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट। क्या आपको पता है कौन सा है, नहीं। सर तीन में कोई भी हो सकता है, तीन में कोई भी हो सकता है। एक काम करो, चलो एक मास्टर प्लेट बनाते हैं बेटा। अपने को कुछ भी नहीं पता है, एक हमने क्या किया बेटा,
मास्टर प्लेट बनवाया, राइट। और इस मास्टर प्लेट पे अपन 6 कॉलोनी लेके आए। ये लो 6 कॉलोनी लेके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलोनी लेके आए। अपने को नहीं पता है कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, अपने को कुछ नहीं पता है। लेकिन केमिकल तो बताएगी ना कुछ। एक काम करो, इसके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये है तो, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहां हुई बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ये वेक्टर उसके अंदर गया तो उसको नाम है ट्रांसफॉर्मेंट, और नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब देखो, जिसको ना समझ में पहले से मैं क्लास में, आधों को तो ये हवा नहीं लगती ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है। देखो उस बच्चे को नहीं समझ उसलिए पूछ लिया, सही बात है, नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है कि जब आपने इस वेक्टर को लेके गए इक्वलाई में, पहली शर्त है कि ना जाए, तो नाम दिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इस इक्वलाई के अंदर कोई भी हमारी वेक्टर नहीं आई, इसलिए नाम पड़ा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब दो वेक्टर है हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला इंट्रोड्यूस होके जाए, अगर ये वाला बना तो ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि वेक्टर आ गया है तो क्या नाम दोगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन कौन सा गया, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और दूसरी शर्त है कि इसके अंदर वेक्टर जाए लेकिन ये ना जाके ये चली जाए, तो क्या बनेगी हमारी? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट हो ही नहीं बेटा, क्योंकि उसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट हो गई ना। अब तो क्लियर है? आ जाओ। अब जब इतनी कंडीशन है कोई बात नहीं, एक काम करो, इस बोतल को लो और एक प्लेट में गिराओ पूरा मटेरियल। क्लियर? अपने को नहीं पता कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अपने को पता लगाना है। क्लियर? एक काम करो, एक मास्टर प्लेट बनाया और जिसपे बैक्टीरिया की 6 कॉलोनी लेके आए हैं अपन। 6 कॉलोनी क्या है, पूरी की पूरी अपन जितनी कॉलोनी थी सबको लेके आ गए। क्लियर? एक काम करो, यहीं पे इसके अंदर घुसेड़ो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन देते हैं। एक चीज बताओ, बैक्टीरिया कौन से लिए हो आप? बोलो यार। इकोलाई। क्या इकोलाई में इसको लेकर सेंसिटिविटी होती है? क्या इकोलाई के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है या नहीं है? है। डायरेक्ट लिखा गया है नोट्स में कि ई कोलाई के पास जितनी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक को भी लेकर सेंसिटिविटी नहीं होती है, सबके लिए सेंसिटिव होती है। किसी भी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन नहीं होती। अरे कमबख्तो, अगर बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गई तो तुम जब बीमार होगे और वो भी बैक्टीरियल डिजीज हुई तो क्या खाओगे फिर? एंटीबायोटिक्स ही लेते हो ना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर बैक्टीरिया में होगी तो क्या मरेगा क्या? नहीं, वो तो सेंसिटिव होता है ना। तो ई कोलाई के पास किसी भी एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जीन नहीं है। आ जाओ, ई कोलाई लियो, रेजिस्टेंस है या सेंसिटिव? सेंसिटिव, यानी कोई भी एंटीबायोटिक्स दिया तो वे ई कोलाई हमारी मर जाएगी, कुत्ते की मौत, यही होगी ना। सर हमारे खानदान का नाम क्यों लेते हो? हमारे भाई बहन हमारे साथ मोहल्ले में घूमते हैं। चलो, हमने लिया मास्टर प्लेट और उस पर क्या डाला आपने? एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक्स डाल दो। तो एक चीज बताओ, अब यहां से देख के बताओ कि अगर एंटीबायोटिक्स डाला तो कौन सरवाइव करेगा और किसकी डेथ होगी? जिसको पता चल जाए अपने मन में रखेगा, कोई बोलेगा नहीं। एंटीबायोटिक्स डाल रहे हैं, वो भी एम्पिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक? एम्पिसिलिन। आप बताओ तीनों में से कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा? आप अपने दिमाग में रखो, कितनों को समझ में आ गया? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आया, बाकी लोग, बाकी लोगों को हवा ही नहीं लग रहा है सर ये चल क्या रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आया। अगर एंटीबायोटिक्स डाला, लेकिन शर्त ये एंटीबायोटिक्स कौन से डाल रहे हो? एम्पिसिलिन डाला,
तीन तीन बैक्टीरिया है अपने पास। भाई तीन केस तो तुम्हारे पास सामने है ना। एम्पिसिलिन डालते ही कौन किल हो जाएगा, कौन सरवाइव करेगा, ये बताना है बस। कितने लोग बता पाएंगे अब? तो इसके सपोर्ट में बता रही है, तो समझ में आया कौन से बैच से है? तुम्हारे वैसे तो उसकी बुआ लगती है रिश्ते में, तू बता रही है तेरी वॉइस आती है। ये बचपन से इसका साउंड सिस्टम खराब है, बोल पाती है? बोलती है? माइक चलता है तुम्हारा? बोलना है? रुक रुक जा, बता कौन सा सरवाइव करेगा। लास्ट टाइम खाना कब मिला था तुझे? जोर से बोलो। जय माता दी। मंदिर में भी जाके कभी जय माता दी बोली हो? कह रही है जय माता दी। मर जाएंगे, सरवाइव करेंगे। सही बता रही है वो। कितने लोग बता पाएंगे कौन सरवाइव करेगा कौन मर जाएगा? बाकियों को कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। जिसको नहीं समझ में आया, तू बोल बे सुपारी। उसको तो हवा ही नहीं लगा, सर क्या चल रहा है हमें क्या पता। तू बोल ये डबल बैटरी। सर मुझे क्या पता, पढ़ा आप रहे हो इसका मतलब आपको याद नहीं इसलिए हमसे पूछ रहे हो। तू कौन से बैच से है? तुम्हारे बैच की है ये? तू भी इसी बैच से है? तू भी? तो कुछ पल्ले पड़ा क्या होने वाला है? पता ही नहीं। कितनों को अच्छा नहीं समझ में आया सच सच बताना, मैं बताऊंगा फिर। कितनों को नहीं समझ, हम नहीं समझ में आ रहे हैं सर कौन मरेगा कौन जिएगा, हाथ उठाओ। अच्छा हाथ भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। कितनों को समझ में आया वो हाथ उठाए। अच्छा बाकियों को जो नहीं समझ में आया वो हाथ उठा दे अपना। नहीं समझ लेना बेटा किसमें आने वाले हो, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी क्लास। चलो ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। इसकी बात करो, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है या नहीं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन नहीं है। अबे बोलो यार। इसके पास एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसकी बात करो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है। इसकी बात करो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। क्लियर? इसका मतलब इसमें ना तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मैंने पहले ही बताया ई कोलाई में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो एक चीज बताओ, इस कोलाई में क्या हमारा कोई प्लाज्मिड आया? नहीं आया, इसलिए इसको क्या नाम दिए? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो क्या इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो हमारे प्लाज्मिड के पास है ना। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन और इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिजायर्ड जीन की एंट्री हुई, और डिजायर्ड जीन की एंट्री होने का मतलब इंसर्ट का आना, इसका मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। अरे बोलो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ। तो एक चीज बताओ, इसके अंदर जब कोई नहीं आया ना तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, अगर इसको तुम एम्पिसिलिन दोगे तो ये बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा, कुत्ते की मौत। लेकिन इसकी बात करो बेटा, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, अगर इसको एंटीबायोटिक्स दोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको बचाने के लिए इसके पास एंटी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इसकी बात करो, इसमें भी एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दोगे तब तक ये बचा रहेगा। क्लियर है? इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि सर अगर अपने को क्या करवाना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में वो भी एम्पिसिलिन दिया, तो एम्पिसिलिन देने के बाद कौन सरवाइव करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव
नहीं करेंगे। ये ले बेटा मास्टर प्लेट पे जैसे ही आपने एम्पिसिलिन दिया, एम्पिसिलिन देते ही अपने को पता चला कि जो हमारी मास्टर प्लेट थी, इस मास्टर प्लेट से 2 लोग 9 2 11 हो गए। कौन कौन? 1 और 2 गायब हो गए। और अगर 1 और 2 गायब हो गए, इससे अपने को क्या पता चला बेटा कि 1 और 2 क्या थे? हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। अरे बोलो यार। जैसे ही आपने क्या दिया बेटा मास्टर प्लेट पे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो इसके वजह से एक चीज बताओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की क्या हाल होगी? ग्रो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास वेक्टर नहीं है। यही तो होगा ना। ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर बेटा, ग्रो करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इसके पास वेक्टर है। पक्की बात। लेकिन एक चीज बताओ, वेक्टर में भी 2 कंडीशन है। एक हो सकता है रिकॉम्बिनेंट बना हो या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बना हो। क्लियर। अब इसको पहचानने के लिए एक काम करते हैं, इस पे उड़े लो आप टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन डालोगे? टेट्रासाइक्लिन डालते ही कौन गायब हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? कौन गायब होगा? रिकॉम्बिनेंट गायब होगा। क्यों रिकॉम्बिनेंट गायब होगा? रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। आपका टारगेट क्या है? रिकॉम्बिनेंट को बचाना या उड़ाना? बचाना। राइट। अगर डायरेक्ट अपन टेट्रा, भाई हमारे काम का थोड़ी है। चाहिए? मैं कर दूंगा। चाहिए? है? उससे बढ़िया जो फ्री में मिले ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये जान पहले। टूट गया? नहीं बे, सही है। अबे हद होती है यार ये। अच्छा, ये बैग इसीलिए इतना बड़ा लेके आता है। कर दे? तुझे चाहिए? तुझे लास्ट दे। ये देखो भिखारी। रुको रे, मैं नीचे इन्फॉर्म करता हूं। अगर इस बैच में कोई चोरी हुई, हाँ, इसको भिखारी आदमी अगर टेट्रासाइक्लिन डाला तो रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा। आपका टारगेट क्या है? रिकॉम्बिनेंट बचाना या मारना? किसको नहीं बचाना चाहते आप? नॉन रिकॉम्बिनेंट को। तो डायरेक्ट टेट्रासाइक्लिन डालोगे क्या? नहीं। एक काम करो, इस मास्टर प्लेट की एक रेप्लिका कॉपी बनाते हैं बेटा। एक रेप्लिका बनाओगे तो यानी अपने पास कितने प्लेट हो गए? 2 प्लेट हो गए। क्या बिरयानी? ये लो, 2 प्लेट कौआ बिरयानी। ठीक है। अच्छा, कौआ बिरयानी नहीं खाओगे? चलो मटन बिरयानी। ठीक है। वो तो पसंद करते होगे ना? नहीं? तेरे ऐसे गरीब हैं, तुझे चावल मिल जाए बड़ी बात है, मटन बिरयानी के बारे में सोच रही है। कभी जिंदगी में चावल जानती हो बेटा व्हाइट कलर के होते हैं? नहीं? फिर तू देखिए, तो ले जाए एक दिन दावत पे, बेचारी भूख मरी, तो देखो बेचारी गरीब है। अच्छा, तो तू बड़ी अमीर है, तू खिला दे। हैं? वो कहाँ गई अपनी? उससे तू संपर्क कर। एक इसकी ये छोटी बुआ है, एक बड़ी बुआ आती है, उनसे संपर्क कर, वो खिलाएगी तुझे। सुनो, अपने पास 2 प्लेट आ गए। एक ये प्लेट है, एक प्लेट ये है। अब तुम एक काम करो बेटा, अब टेट्रासाइक्लिन डालो। क्योंकि आपके पास कितने प्लेट है? 2 प्लेट है। क्या? बैक्टीरिया की कॉलोनी। क्लियर। एक काम करो, जैसे ही इसके ऊपर आप टेट्रासाइक्लिन दोगे, कौन डेथ हो जाएगी? रिकॉम्बिनेंट गायब। अपने को पता चला कि 5 और 6 गायब हो गए। तो जो गायब हो गए वही क्या है? हमारे रिकॉम्बिनेंट है। क्या पहले से पता था 5 और 6 रिकॉम्बिनेंट है? नहीं। अब यहां से 5 और 6 को निकालो, ले जाके कल्चर करवाना शुरू करो। क्या पहले से आपको पता था ये रिकॉम्बिनेंट है? नहीं। अब एक चीज बताओ, जैसे ही आपने टेट्रासाइक्लिन डाला, एक चीज बताओ, अब यहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा या नहीं करेगा? ग्रो करेगा।
टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों है। तो ध्यान से देखो, हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगी क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर इसके अंदर कोई भी डिजायर्ड जीन इंसर्ट नहीं हुआ। अगर कोई भी डिजायर्ड जीन का इंसर्शन नहीं हुआ है तो क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्लियर है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट की बात कर बेटा, तो रिकॉम्बिनेंट को अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा? बोलो यार, ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है या नहीं है? है। टेट्रासाइक्लिन है या नहीं है? नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर कोई भी हमारी डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुई है? एलियन डीएनए आई है? अगर फॉरेन डीएनए आई है तो इसका मतलब इसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है तो इसका मतलब प्लाज्मिड का नेटिव जीन चेंज हो गया है। नहीं समझ पाए? ये अपनी प्लाज्मिड थी, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों था। डिजायर्ड जीन आ गई, तो डिजायर्ड जीन आने के बाद टेट्रासाइक्लिन गायब। क्या आ गई? डिजायर्ड जीन, एम्पिसिलिन बनी, टेट्रासाइक्लिन गायब। तो जो हमारा नेटिव जीन था क्या वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने के बाद नेटिव जीन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एक चीज बताओ, जब आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट चेक करना था क्या यूज किया? एम्पिसिलिन। और जब आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढना हुआ तो टेट्रासाइक्लिन। दोनों के दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये किस में हेल्प करेगी बेटा? हेल्प करेगी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है बात? लेकिन जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है ये किस में हेल्प करेगी बेटा? हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपका क्या टारगेट है बेटा? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट। अगर यहां से रिकॉम्बिनेंट की डेथ हो गई इसका मतलब 5 और 6 क्या थे हमारे? रिकॉम्बिनेंट। इस प्लेट से आप लीजिए 5 और 6, इनको क्या कराइए? कल्चर कराइए। क्या आपको पहले से पता था ये? क्या ये डिजायर्ड जीन है? नहीं। हमने क्या किया? टेट्रासाइक्लिन ने बताया। क्लियर हुआ? चलो फटाफट बताओ बेटा। जितना हमने बताया इतनी एनसीईआरटी ने यही स्टेटमेंट लिख रखा है। क्लियर? सबसे पहले क्या लिया हमने? सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए के साथ साथ क्या लिया बेटा? प्लाज्मिड। इसको कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से। कौन सा हमने लिया है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस? बैम एस फर्स्ट। इसके वजह से क्या बनी हमारी? डिजायर्ड जीन की स्टिकी एंड बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। क्या हमारी कट वेक्टर स्पेस के साथ बनेगी? इसके पास टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट होगी। अबे टेट्रासाइक्लिन तो एब्सेंट होगी ना। एम्पिसिलिन प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट होगी। लाइगेट करवाएंगे डीएनए लाइगेट से। दो पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा। हो सकता है हमारी वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो जाए, बोलो, उसके पास एम्पिसिलिन प्रेजेंट है एब्सेंट? टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होगी। हो सकता है इसके अंदर कौन चला जाए बेटा? डिजायर्ड जीन। क्या बनेगी हमारी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एम्पिसिलिन है या नहीं है? प्रेजेंट है। टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट हो गई। क्लियर? अब इसको किस में ट्रांसफॉर्म कराओगे बेटा? इकोलाई में। ट्रांसफॉर्म कराने के 3 शर्त हो सकते हैं। हो सकता है इकोलाई में कोई भी प्लाज्मिड जाए ही ना। क्या नाम दोगे उसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट होगी। टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट होगी। एक शर्त ये है बेटा कि हमारी वेक्टर चली जाए वो भी विदाउट रिकॉम्बिनेंट। क्या नाम दोगे? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर एम्पिसिलिन प्रेजेंट है एब्सेंट? टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट होगी। एक शर्त ये है हमारी डिजायर्ड जीन के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए चली जाए। तो अगर ये गई तो इसके पास एम्पिसिलिन प्रेजेंट है एब्सेंट? टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट होगी। एम्पिसिलिन डालने के बाद किसकी डेथ हो जाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास एम्पिसिलिन है नहीं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट में चाहे रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों में एम्पिसिलिन है। इसका मतलब एम्पिसिलिन डालते ही कौन गायब? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो एम्पिसिलिन को यूज किया किसके लिए बेटा? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यही तो किया था मास्टर प्लेट में।
जैसे एम्पिसिलिन डाला, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं किया क्योंकि वेक्टर इनके पास नहीं है। वेक्टर कोई भी आया हो, चाहे रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों केस में एम्पिसिलिन जरूर आएगा। क्लियर? लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो ग्रो करेगा क्योंकि उसके पास वेक्टर है। तो ट्रांसफॉर्मेंट हमारे दो कंडीशन में हो सकते हैं, एक या तो रिकॉम्बिनेंट, एक या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हम पता लगाने के लिए सीधा सीधा अब बताओ क्या डालें। यहां पे टेट्रासाइक्लिन है, यहां पे नहीं है। टेट्रासाइक्लिन डालोगे क्या पता चलेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट? टेट्रासाइक्लिन डालते ही बचेगा कौन? नॉन रिकॉम्बिनेंट। मरेगा कौन? कौन बचेगा? बचेगा कौन? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? अगर बच गया, आधे लोग आगे पीछे कर लेते हैं। हाँ, वो कह रहा है रिकॉम्बिनेंट। तू बोल रही है ना, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो बेचारा जैसे ऊपर नीचे कर दो, सर पहले आपने रिकॉम्बिनेंट अपनी नॉन रिकॉम्बिनेंट पूछ रहे हो। नहीं कहो, आधे लोग यही गलती करवाते हैं अभी 1 सेकंड में। करवाएं? देखो, टेट्रासाइक्लिन डालते ही कौन मरेगा? रिकॉम्बिनेंट मरेगा। कौन बचेगा? कौन बचेगा? कौन मरेगा? कौन बचेगा? देखा, आधे लोग ऊपर नीचे हो गए ना। सुनो, टेट्रासाइक्लिन डाला तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बचेंगे या मर जाएंगे? बचेंगे। क्यों? इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए की एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब किसी का इंसर्शन नहीं हुआ है, राइट? लेकिन जो हमारी रिकॉम्बिनेंट है ये बचेगी या मर जाएगी? मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? एम्पिसिलिन है या नहीं? टेट्रासाइक्लिन, इसका मतलब एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, पक्का डिजायर्ड जीन आया हुआ है। इसका मतलब नेटिव जीन चेंज हुई क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ? तो एक चीज बताओ, टेट्रासाइक्लिन किस में हेल्प कर रही है? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में। और एम्पिसिलिन किस में हेल्प कर रही है? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इसी को एनसीईआरटी ने हमारे स्टेटमेंट में लिख रखा है किसी सबके पास एनसीईआरटी है? तो कौन सा पेज खोल के बैठी हुई है ये, इसे पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा यही है? अच्छा, इतना पढ़ लिख रखी है, तुझे क्या समझ में आया अभी तक? ला, ये ये अलग ही पीएचडी कर रखी है एनसीईआरटी की अम्मा। और किसी के पास है एनसीईआरटी? तू दे, तू उधर क्या ताड़ रहा है? तू एनसीईआरटी देना है। एनसीईआरटी लेके ही नहीं आते तुम लोग रे। ये ला, तुम लोग पास नहीं है? कितने लोग पास है? कितने लोग पास नहीं है? घर पे, पता है मेरे घर पे 5-5 चॉपर खड़े हुए हैं जिससे हम डायरेक्ट लैंड करते हैं अपने बाथरूम में, अपने किचन में। अब तुम लोग को पता नहीं, हमारा बाथरूम यूएसए में है और हमारा जो किचन है वो फिनलैंड में है ना? और जहां अपन टंग क्लीन करते हैं ना, ब्रश क्लीन करते हैं, उसके लिए हमें सिंगापुर जाना पड़ता है। हमारे घर में 5-5 चॉपर खड़े हुए हैं। कह रहे ये 5 में एनसीईआरटी घर में है। घर में क्या कोई देख रहा है क्या? घर में ऐसे लोगों को देखो, बेचारे ऐसे करते रहते हैं, लाओ कुछ दे दो। चलो एनसीईआरटी लेके आया करो, इस चैप्टर में एनसीईआरटी कंपलसरी है। तुम जिंदगी भर पढ़ते रहो, जिस दिन बायोटेक समझ में आ जाए बताना। समझ में आता है तुझे? इसे समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है, कह रही है पार्शियल। रुक जा बेटा, फिर चल खोल एनसीईआरटी। देखा, यू आर वेरी चालाक ब्रो। हाँ वेरी चालाक। उसको पता था सर आप पूछ लोगे, है ना? आ जाओ ध्यान से देख बेटा, यहां पे एक चीज बताओ, आपने रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने के लिए कितने रेजिस्टेंस जीन डाले हैं? एक या दो? पक्का? दो? पक्का? ये जो मेथड है इसी को नाम देते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये लो, इसको नाम देते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन। ये लो, इसको नाम देते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय एंटीबायोटिक्स ऑफ टू रेजिस्टेंस जीन।
कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया? 2। राइट, अब इधर आ जाओ बेटा। आपने यहां पे मास्टर प्लेट की कितनी रेप्लिका बनवाई है? 2 रेप्लिका बनवाई है। चलो एक मैं तुमको ऑप्शन देता हूं। आपसे कोई कहे कि 2 रेजिस्टेंस जीन डालो, ठीक है, एक डालना है एम्पिसिलिन और एक डालना है टेट्रासाइक्लिन, तब जाके आप पहचान पाओगे रिकॉम्बिनेंट अपना। क्लियर? शर्त यह है, एक चीज बताओ, अगर आपको 2 डालना है तो मास्टर प्लेट की रेप्लिका कितनी बनानी पड़ेगी? 2 प्लेट बनानी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन अगर आपसे कोई कह दे एक रेजिस्टेंस जीन यूज करो, राइट, और एक प्लेट पर ही पहचान लो रिकॉम्बिनेंट, आप कौन सा करना पसंद करोगे? हमने कहा दोनों से हो जाएगा। अब बोलो आप किस पे जाना चाहोगे, इस पे या इस पे? हमने कहा एक आपके पास मेथड है, आप 2 प्लेट बनवाओ, 2 प्लेट बनवाने में टाइम लगेगी, पहले याद रखना, और 2 जब रेजिस्टेंस जीन डालोगे वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। जब एक प्लेट पर ही एक ही रेजिस्टेंस जीन से काम चलेगा और रिकॉम्बिनेंट आपको मिल जाएंगे, इसमें कम टाइम लगेगा। आप किसको प्रीफर करोगे, एक रेजिस्टेंस जीन या 2 रेजिस्टेंस जीन? एक प्लेट या 2 प्लेट? एक प्लेट। बोलो यार, तो कौन सा आसान होगा? ये अपने लिए ज्यादा आसान है, यही होगा ना? आ जाओ फिर करवाते हैं आसान वाला काम। अभी जो आपने करवाया इसमें कितने एंटीबायोटिक्स जीन लिए थे? 2। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लिया था, यही तो किए थे ना? और साथ ही साथ क्या किया था बेटा, हमने 2 मास्टर प्लेट की रेप्लिका भी बनवाई थी, यही किए ना? आ जाओ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय 1 रेजिस्टेंस by 1 antibiotics resistance gene and 1 lac z gene। चल ध्यान से देख बेटा, अब यहां पे जो सिलेक्शन कराएंगे कितने एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो, एक या 2? एक यूज कर रहे हैं। हमने क्या बताया, एक आसान है या 2 आसान है? एक आसान है। अब यहां पे एक आपके सामने नया नाम आया बेटा, लैक जेड जीन। ये क्या है लैक जेड जीन, आ जाओ समझते हैं। ये जो हमारी लैक जेड जीन होती है बेटा, ये लैक जेड जीन फॉर्म करती है एक एंजाइम, और ये जो एंजाइम बनाती है उस एंजाइम का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। कौन सी एंजाइम बनाएगी बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस होती है बेटा, वर्क करती है एक हमारे क्रोमोजेनिक सबस्टेंस पर, और ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होती है इसको अपन नाम देते हैं एक्स जेल। कौन सी जीन लिए हो बेटा? लैक जेड जीन लिए। क्या बनाएगी? एक एंजाइम बनाएगी जिसका क्या नाम है? गैलेक्टोसाइडेस। कौन सा, अल्फा या बीटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस कहां वर्क करेगी बेटा? एक्स जेल पे। एक्स जेल पे जब ये वर्क करेगी तो ये कलर देगी बेटा। कौन सा कलर देगी? ब्लू कलर देगी। क्या देगी ये? ब्लू कलर। एक्स जेल जो होता है बेटा, ये हमारा एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है ये? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है। क्लियर? अब ये एक्स जेल पे जो हमारी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज वर्क करेगी, ये कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। कैसे काम करेगी? आ जाओ कहानी शुरू करते हैं। आपने, आ जाओ यहां चलना है, अब यहां पे आ जाओ। एक लिया सोर्स डीएनए, क्लियर, और एक हमने ऐसा प्लाज्मिड लिया जिसमें एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन की जगह लैक जेड जीन है। क्लियर? काटो, काट दिया। काटने के बाद एक हमारा डिजायर्ड जीन बना और एक कट वेक्टर बना जिसमें एम्पिसिलिन है लेकिन लैक जेड जीन।
एब्सेंट है। बस टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या लेना है आपको, लैक जेड जीन। क्लियर। जब उसके बाद लाइगेट होगी तो एक हमारी जो वेक्टर होगी उसके बाद एम्पिसिलिन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, लैक जेड जीन प्रेजेंट होगा। अरे बोलो रे, पता ही नहीं चला, आधों को हवा ही नहीं लगा। सर ये नहीं, वो समझाओ, आप लिख के समझाओ। नहीं ना, नहीं तुझे आया ना, तुझे आया, ठीक है। तो ये काम तूने आया वाला कब से शुरू किया है, आज से। एक काम कर, हमारे बगल में 2-3 बच्चे रहते हैं, पकड़ ले उनको, 100-100 रुपए तो देगी उनकी अम्मा, सुबह शाम उनको फ्रेश कराया कर ले जाके। भाई आया का काम तो यही होता है, बात कराऊं मैं तेरी। नहीं, अभी तूने कहा आज से बिजनेस शुरू किया। चल भाई ध्यान से देखिए, एक हमने क्या लिया, सोर्स डीएनए। चलो आधे को पीछे से हमने देखा, पीछे वाले से चकरिया गए, उड़ गया। सर क्या बोल रहे हो आप, ये लो। एक हमने वेक्टर प्लाज्मिड लिया जिसमें क्या प्रेजेंट है अपना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, और साथ ही साथ यहां पे क्या प्रेजेंट है, लैक जेड जीन। राइट, इसको काटो। राइट, काटने के बाद डायरेक्ट अब एक स्टेप में गायब कर दे रहा हूं, तुम समझ जाओगे ना। काटने के बाद क्या करते हो, छोड़ते हैं। आ जाओ, लाइगेट करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी इसमें क्या प्रेजेंट हो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और लैक जेड। पहली पॉसिबिलिटी यही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बोलो, एम्पिसिलिन के साथ क्या प्रेजेंट हो यहां पे, डिजायर्ड जीन प्रेजेंट हो, यही हो गए ना। ये क्या होगा हमारा, रिकॉम्बिनेंट। ये क्या होगा, पक्की बात। इसके बाद इसको क्या करोगे, कहां ले जाओगे अब, इकोलाई में लेके चले। इकोलाई में ले चलने के बाद 3 शर्त बनेगी, बोल दो। एक कौन सा, एक कौन सा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब प्लाज्मिड आया या नहीं आया, नहीं आया। दूसरी शर्त, प्लाज्मिड तो आई बट रिकॉम्बिनेंट ना आके कौन सी आ गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट आई। तो ये क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ इसके पास एम्पिसिलिन है या नहीं है, है। और टेट्रासाइक्लिन है क्या, क्या है साथ साथ, लैक जेड। क्लियर है। नेक्स्ट एक कंडीशन ये भी तो बनेगी कि सर हो सकता है इसके अंदर प्लाज्मिड आए और उस प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट हो, एम्पिसिलिन प्रेजेंट हो, और साथ ही साथ लैक जेड की जगह क्या आ गया हो, डिजायर्ड जीन। ये क्या होगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। चल भाई यहां की बात कर, एम्पिसिलिन है या नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट लैक जेड है या नहीं है, नहीं है। यहां की बात कर बेटा, एम्पिसिलिन है या नहीं है। लैक जेड है या नहीं है है। यहां की बात कर बेटा, एम्पिसिलिन है या नहीं है लैक जेड नहीं है। इतनी शर्त होगी। क्या बताया हमने कि लैक जेड जीन क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस कहां काम करेगा, एक्स जेल पे। कलर कौन सा देगा, ब्लू कलर देगा, पक्की बात। आ जाओ, मास्टर प्लेट बनाए, ये लो। ये हमने लिया बेटा एक मास्टर प्लेट। क्लियर। और इस मास्टर प्लेट पे फिर से वही 6-6 कॉलोनी। राइट, ये लो 1 2 3 4 5 6। क्या डाले इसमें अब, आप बताओगे, एम्पिसिलिन डालना या टेट्रासाइक्लिन, क्या डालें, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। क्योंकि एम्पिसिलिन किस में हेल्प करेगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट एंड
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये लो एम्पिसिलिन जैसे ही डालोगे, अब बताओ आप, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सबसे पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर नहीं है। और अगर वेक्टर नहीं है तो एक चीज बताओ, ट्रांसफॉर्मेंट की कहानी, ग्रो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है। अब दो कंडीशन यहां से बनेगी, क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेंट क्या क्या हो, मे बी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। हम कैसे जानेंगे कौन सा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है? आ जाओ समझते हैं। जैसे ही आपने एम्पिसिलिन डाला, अपने को पता चला दो लोग गायब। ये लो, बचा कौन अब? दो लोग बचे हुए अभी भी। गायब कौन हो गए अपने? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गायब। एम्पिसिलिन डाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गायब, अपने को क्लियर हो गया। अब जो बचा वो ट्रांसफॉर्मेंट है। या तो वो एम्पिसिलिन के साथ लैग्जेड होगा, या तो एम्पिसिलिन के साथ डिजायर्ड जीन होगा। यही कंडीशन बनेगी। अब ध्यान से देखो, एक काम करो रे, इसके ऊपर अब उड़े लो एक्स जेल। क्या डालोगे अब यहां पे? एक्स जेल। जैसे ही आपने एक्स जेल डाला, राइट, एक्स जेल डालते ही दो कंडीशन बनेगी, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब एक चीज बताओ, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास लेगजेड है या नहीं है? बोलो, लेगजेड है। जैसे ही आपने एक्स जेल डाला, दो लोग यहां पे ब्लू कलर हो गए। जो ब्लू कलर हो गए वो क्या थे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अपना टारगेट क्या है? रिकॉम्बिनेंट। जो ब्लू नहीं हुआ उसको पकड़ो, लेके चलते हैं, कल्चर करवाते हैं। क्लियर? जो बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट था, इसके ऊपर आपने क्या डाला? एक्स जेल। एक्स जेल डालते ही कलर कैसा हो जाएगा इनका? ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर हो गया, आप बताओ बेटा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है या नहीं है? बोलो, लैक्जेड जीन है या नहीं है? है। इसका मतलब ये एंजाइम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। कौन सा एंजाइम बनाएंगे बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएंगे, तभी तो ये ब्लू कलर हुआ। अब एक चीज बताओ बेटा, इसके अंदर क्या कोई एलियन डीएनए आया या नहीं आया? नहीं आया। इसका मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ तो नेटिव जीन चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट की कहानी बताओ बेटा। जैसे ही एक्स जेल डालोगे, कलर कैसा हो जाएगा इनका? ब्लू या व्हाइट? व्हाइट कलर हो जाएंगे। ये कैसे हो गए? ब्लू कलर। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट या एब्सेंट? तभी क्या पता चला अपने को? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और एक चीज बताओ, इनके पास लैगजेड है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब एंजाइम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अगर एंजाइम नहीं बनाएंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा। अब ब्लू कलर नहीं आया, एक चीज पता चल गया सर, एलियन डीएनए आया या नहीं आया? आया। इसका मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। एक चीज बताओ, कितने प्लेट पे काम चला? एक प्लेट पे। कितने एंटीबायोटिक जीन डाले? एक। ये आसान है या पहले वाला? ये आसान है। क्लियर? एक एंटीबायोटिक्स जीन यूज करके अगर अपन बेटा बनाए, ये कौन सी मेथड होगी हमारी? एक एंटीबायोटिक साथ ही साथ एक लैक्जेड जीन। क्लियर हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा कहां से पूछे जाएंगे पता है? बस इतने में से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जो एनसीईआरटी ने इतने भर भर के स्टेटमेंट लिखे हैं, बस एनसीईआरटी इतनी ही कहानी लिख रखी है पूरी। अब कहानी तुम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, अगले 10 सालों में भी समझ में नहीं आने वाली है। जब वो कहती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कुछ लोग कहते हैं अच्छा, वो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है। उसमें क्योंकि वो लिखती ऐसे ही है कुछ, उसमें लिख देती एज इट इज, वाइस वर्सा, साइमल्टेनियसली। तो कुछ लोग कहते हैं मुझे समझ में आ, पड़ोसी कहता है तुझे समझ में आ, एक काम करना, तुझे समझ में आया ना मुझे समझ में आ, मर रट्टा। तो क्वेश्चन तो सही होगा 12 में से। ये देखो क्या ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे गिरगिट करते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना? चलो और चलाए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक प्रोसेस बचा हुआ है, खत्म कर दे।
आज नहीं। अबे इतने दिन छुट्टी मना के आए हो, आज तो एनर्जेटिक रहते हो रे। बस 8 बजे तक बस। हाँ आज। अच्छा कितने कह रहे हैं नहीं? कितने कह रहे हैं सर आज नहीं? अब बस हो गया। अच्छा कितने कह रहे हैं आज? ठीक है आज कर दें। अब आप रुक जाओ। पक्का? नहीं। एक काम करो, जिसको नहीं बैठना है आज तो खत्म करा के छोड़ेंगे अब।